नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जून और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। हु स्टार्टेड द स्पाइक मैके प्रोग्राम? स्पीक या स्पाइक मैके कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर किरण सेठ ने 1977 में स्पीक मैके कार्यक्रम की शुरुआत की। फ्रेंड्स, यह एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है जिसकी स्थापना आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर किरण शेखर सेठ ने वर्ष 1977 में की थी। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर किरण सेठ को 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। स्पीक मैके सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत इसे कर से छूट प्राप्त है। व्हाट आर दी 4 पिलर्स ऑफ स्पीक मैके? स्पीक मैके के 4 स्तंभ कौन से? तो स्पीक मैके हैज 4 पिलर्स: आर्टिस्ट, इंस्टीट्यूट, सपोर्टर एंड वॉलंटियर। कलाकार, संस्थान, समर्थक और स्वयंसेवक स्पीक मैके के 4 स्तंभ हैं। स्पीक मैके का उद्देश्य भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर इसमें निहित मूल्यों को आत्मसात करने के लिए युवाओं को प्रेरित कर औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध करना है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? हु इज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? The Drug Controller General of India is the head of the Central Pharmaceutical Standards Control Organization, the Indian Drug Regulatory Body. Drug Controller General of India भारतीय दवा नियामक संस्था केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण एनआरए है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में इसके 6 जोनल कार्यालय, 4 सब जोनल कार्यालय, 13 पोर्ट ऑफिस और 7 प्रयोगशालाएं हैं। व्हाट आर जेनरिक मेडिसिन्स? क्या है जेनरिक दवाएं? आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पेटेंट एनी कंपनी और कंट्री इज एबल टू मैन्युफैक्चर दैट मेडिसिन। Such drugs are called generic medicines. पेटेंट समाप्ति के पश्चात कोई भी कंपनी अथवा देश उस दवा का निर्माण कर सकने में सक्षम होता है, ऐसी दवा को जेनरिक दवाएं कहा जाता है। अनुसंधान एवं नवाचार के पश्चात दवाओं का निर्माण किया जाता है जिसका दवा निर्माता कंपनी द्वारा ट्रिप्स पद्धति के अंतर्गत पेटेंट कराया जाता है। पेटेंट द्वारा दवा का निर्माण तथा विक्रय संबंधित कंपनी के लिए अनन्य हो जाता है तथा किसी अन्य संस्था के लिए उस दवा का निर्माण करना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यह पेटेंट 20 वर्षों के लिए ही संभव होता है। इस पेटेंट के नवीनीकरण के लिए दवा निर्माता को दवा में मौलिक परिवर्तन करना होता है। इसके बिना दवा का पेटेंट समाप्त हो जाता है। प्राय यह दवाएं ब्रांड के नाम के बिना या किसी अन्य नाम से बेची जाती है। फ्रेंड्स, सिंपली बताऊं तो जब कोई दवा बनती है तो अक्सर से हम सिंपल सी बात है कि उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसको बहुत मेहनत लगती है। उस दवा को बनाने में परीक्षण किए जाते हैं कि किस पर वह अच्छे काम कर रही है, किस पर नहीं। इस तरह एक दवा बनती है। अगर वह दवा वह कंपनी बनाती है और उसको और कोई उसी टाइम बनाने लग जाए तो उस कंपनी का इतना जो भी खर्च किया उसने, तो उसका मतलब बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए क्या किया गया है कि वह कंपनी पेटेंट करवा सकती है, उसको उस दवा को रजिस्टर्ड करवा सकती है कि यह दवा हमने बनाई है, इसके अंदर हमने यह चीज़ शामिल की है और इस रोग के लिए यह दवा उपयोगी है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको 20 साल का एक पेटेंट दे सकती है कि 20 साल तक सिर्फ यही कंपनी
इन सब को मिला करके जो भी इसके अंदर कंपोनेंट उन्होंने मिलाए हैं उनको मिला करके इस दवा का निर्माण करेगी। अगर कोई दूसरी कंपनी ऐसा करती है तो उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। तो इस तरह से 20 साल तक सिर्फ वह दवा वही कंपनी बनाती है जिसने उसका परीक्षण किया था। फिर क्या होता है कि वह कंपनी 20 साल के बाद उस दवा को दूसरी कंपनियां भी बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि 20 साल तक ही उसका पेटेंट होता है। फिर क्या होता है कि वह जेनरिक दवा कहलाने लगती है कि उसको कोई भी अब बना सकता है और बेच सकता है। अगर एक चीज को कोई एक ही बनाएगा तो वह महंगी भी होगी, और उसी एक चीज को अगर मतलब सैकड़ों बनाने वाले होंगे तो वह चीज सस्ती होगी। इसलिए कहा जाता है कि जेनरिक दवाएं बहुत ज्यादा सस्ती होती, और उस पेटेंट का कई कंपनियां गलत फायदा भी उठाती हैं। अगर 20 साल तक आपको पेटेंट मिला हुआ है, अगर आपको उसको 20 साल के बाद भी रखना है तो उसके अंदर आपको ऐसा कुछ नया कंपोनेंट ऐड करना होता है जिससे वह बिल्कुल अलग फॉर्मेट में कह सकते हैं तैयार हो वह दवा। लेकिन कुछ कंपनियां उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करती है, थोड़ा बहुत करके, और कह देती कि हमने इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था और अब हम इस तरह से यह कार्य करने लगी, उसका गलत फायदा भी उठाती है। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो जेनरिक दवा की सलाह बहुत कम लेते हैं, क्योंकि जेनरिक दवा सस्ती मिलती है और कहीं पर भी उपलब्ध हो जाती है आसानी से। लेकिन एक कंपनी की दवा डॉक्टर क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कंपनी के साथ। कंपनी का एमआर आता है उनके हॉस्पिटल के अंदर, वो कहता है कि सर अगर आप ये दवा लिखेंगे तो हम आपको इतना % डिस्काउंट या इतनी % इसके ऊपर मार्जिन अलग से देंगे। वह डॉक्टर सिर्फ वही दवा लिखता है। यह एक उस पेटेंट का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नुकसान है, और उस नुकसान की भरपाई हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनसे की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जेनरिक दवाओं ज़्यादा यूज करनी चाहिए डॉक्टर्स को। मीडिया पॉलिसी 2020 हैज़ बीन रिलीज बाय, मीडिया नीति 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा मीडिया नीति 2020 जारी की गई, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में लोगों तक पहुंचने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करना है। मीडिया नीति 2020 में प्रदेश में भारतीय जनसंचार संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जैसे संस्थानों में मीडिया अकादमी संस्थान व पीठ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो कि प्रदेश में पत्रकारिता के उच्चतम स्तर को बढ़ावा देगा, और इस सत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान का समन्वय रहेगा। नई मीडिया नीति में प्रत्येक वर्ष 2 मीडिया कर्मियों को इस क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित करने का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया। इस नीति के अनुसार प्रदेश के सभी विभाग जम्मू कश्मीर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ संपर्क करने के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे। आम जनता के साथ ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया पर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए यह नीति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक सोशल मीडिया सेल की स्थापना का प्रावधान भी करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी सुबह की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक विकास पर अल्पावधि व दीर्घकालिक दृष्टि से गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वर्तमान मंदी की गंभीरता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 8 दशकों में इतनी भयावह स्थिति कभी नहीं देखी गई। कोविड-19 के बढ़ते प्रसार और तबाह होती अर्थव्यवस्था के कारण प्रभावित हो रहे लोगों की स्थिति का आकलन करने पर पता चलता है कि 2020 में लगभग 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आ सकते हैं।
When is the Global Economic Prospects Report released? Global Economic Prospects Report कब जारी की जाती है? It is released twice a year in January and June. यह वर्ष में 2 बार जनवरी और जून में जारी की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट विश्व बैंक समूह की एक रिपोर्ट है जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास एवं संभावनाओं की जांच की जाती है। इसमें उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वेयर इज द चंगपा कम्युनिटी रिलेटेड? चंगपा समुदाय कहाँ से संबंधित? द चंगपा ट्राइब इज ए बंजारा कम्युनिटी residing in Chathang area of Ladakh region of Jammu and Kashmir state of India. चंगपा जनजाति एक बंजारा समुदाय है जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवास करती है। चांगपा जनजाति खानाबदोश जीवन पसंद करती है। इनकी आजीविका का मुख्य आधार मवेशी और पश्मीना बकरियां। What is the चुशुल डैमचुक चुमुर बेल्ट फेमस फॉर? चुशुल डैमचुक चुमुर बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध? तो इट इज द मोस्ट पॉपुलस एरिया ऑफ पश्मीना गोट्स which is situated at an altitude of more than 13,000 feet. यह पश्मीना बकरियों की अधिकतम आबादी वाला क्षेत्र है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख में सालाना 45 से 50 टन बेहतरीन किस्म की ऊन का उत्पादन होता है जिसमें से 25 से 30 टन ऊन का उत्पादन चुशुल डैमचुक चुमुर बेल्ट में होता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा चुमुर में 16 कनाल यानी कि 2 एकड़ की कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर लिया गया है जो डैमचोक क्षेत्र के अंदर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पारंपरिक चराई वाले चरागाहों और खेती योग्य भूमि वाला क्षेत्र है। इसका प्रतिकूल प्रभाव लद्दाख के चांगथांग पठार के कोरजोक चुमुर बेल्ट में नवजात पश्मीना बकरियों की संख्या पर देखा जा रहा है। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, पश्मीना बकरियां। पश्मीना बकरियों को चांगथांगी बकरियों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के निकट चांगथांग क्षेत्र तिब्बत के पठार के एक पश्चिमी विस्तार में घुमंतू चरवाहा समुदाय चांगपा द्वारा पाला जाता है। ये बकरियां -40 डिग्री तापमान पर भी स्वयं को जीवित रखने की क्षमता रखती है। चांगथांगी बकरी के बाल बहुत मोटे होते हैं और इनसे विश्व का बेहतरीन पश्मीना प्राप्त होता है जिसकी मोटाई 12 से 15 माइक्रोन के बीच होती है। पश्मीना उत्पाद। लद्दाख विश्व में सर्वाधिक लगभग 50 मीट्रिक टन और सबसे उन्नत किस्म के पश्मीना का उत्पादन करता है। असली पश्मीना उत्पादों को चांगथांगी या पश्मीना बकरी के बालों से बनाया जाता है। कश्मीर में बुने गए सुप्रसिद्ध पश्मीना शालों का निर्माण लद्दाख की इन बकरियों से प्राप्त ऊन से किया जाता है। ये शॉल अपनी गुणवत्ता एवं अपने जटिल कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। चांगथांगी बकरियों की बदौलत ही चांगथांग ले और लद्दाख क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बहाल हुई। सुमेरु पैक्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सुमेरु पैक्स नाम से एक उपकरण विकसित किया जो स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के प्रयोग के दौरान आने वाली समस्याओं को समाप्त कर पीपीई के प्रयोग को और अधिक आरामदायक बनाएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। भारतीय उद्योग परिसंघ कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ उदय कोटक को 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही संजीव बजाज को सीआईआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। उल्लेखनीय है कि उदय कोटक बीते 2 दशकों से सीआईआई के साथ जुड़े हुए हैं और उद्योग संगठन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है वो जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं।
हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसे किसी न किसी चीज का लालच होता है कि मैं यह करूंगा तो मुझे यह प्राप्त होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा प्राप्त होगा। लेकिन जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से वही लोग कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां से कुछ मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है वो जिंदगी में बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। उन्हें इस चीज का लालच नहीं होता कि मैं इस काम को करूंगा तो मुझे यह प्राप्त होगा। वो अपनी खुशी अपने दिल से उस कार्य को करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, स्पीक मैं के कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? स्पीक मैं के कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1950 यानी कि 1950, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1975। तो कब की गई थी स्पीक मैं के कार्यक्रम की शुरुआत? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।